हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में सीखेंगे। पिछला लेक्चर में हम लोग कूलॉम्स लॉ के बारे में सीखे थे और ये जाने थे कि कूलॉम्स लॉ में या इसका यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर वैद्युत बल निकालने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो कूलॉम्स लॉ में हम एक फॉर्मूला सीखे थे, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ के एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था, एक नियतांक था और इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती थी। और इस k की वैल्यू हम लोग 1/4πε0 भी लिखते हैं और यहाँ ε0 को हम लोग रिलेटिव या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते थे। निर्वात में परावैद्युतांक और इस ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती थी। यहाँ तक हम लोग सीखे थे। अब देखिए, ये जो ε0 है, इसको रिलेटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका क्या यूज है फोर्स में और इसका क्या वर्किंग है, इसके बारे में सीखते हैं। जैसे जब दो चार्ज को हम लोग किसी डिस्टेंस पर रखते थे तो उसके बीच एक फोर्स लगता था और उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते थे। अगर उस चार्ज को हम एयर में रखेंगे और उसी चार्ज को हम अगर किसी दूसरे मीडियम में, पानी में रख दिए या मेटल में फिक्स कर दिए, धातु में फिक्स कर दिए, तो फोर्स का मान, बल का मान बदल जाता है। मतलब ये कि विद्युतीय बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। तो मीडियम पर डिपेंड करता है, किस प्रकार बदलता है, कितना गुना से बढ़ जाता है, कितना गुना से घट जाता है, इसकी ही जानकारी हमको ε0 से मिलती है। इस ε0 को हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं या निरपेक्ष परावैद्युतांक भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम परावैद्युतांक के बारे में बताते हैं, परमिटिविटी के बारे में बताते हैं या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बताते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हम लोग सीखेंगे परावैद्युतांक, आपेक्षिक परावैद्युतांक। आपेक्षिक परावैद्युतांक, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसका एक और नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका सिंबल εr या कैपिटल K दोनों हो सकता है। यानी कि अपेक्षिक परावैद्युतांक, रिलेटिव परमिटिविटी इसकी अंग्रेजी होती है या दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सबसे पहला यहाँ समझिए, यहाँ एक शब्द है परावैद्युत। परावैद्युत का मतलब होता है विद्युत रोधी पदार्थ, जैसे हवा, शुद्ध जल, प्योर वाटर, प्लास्टिक, कागज, ये सब परावैद्युत है। और उस परावैद्युत को दो आवेश के बीच में रख दें, शिफ्ट कर दें, इंट्रोड्यूस करा दें, उसके अंदर रख दें, फील्ड कर दें, तो उसके बीच जो लगने वाला बल है उसका मान बदल जाता है, अर्थात बल पहले से कम हो जाता है। बल पहले से कम होने का मतलब ये हुआ कि यह
अपेक्षित परावैद्युतांक ये हमको बताता है कि जब माध्यम चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो दोनों आवेशों के बीच बल का मान कितना से परिवर्तित होता है, किस स्थिति में ज़्यादा बल लगता है और कौन सी स्थिति में कम बल लगता है। जैसे आप देखिए, अगर इसको आप समझना चाहते हो, यहाँ एक एग्जाम्पल से हम आपको क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस आवेश है, इस पर चार्ज है Q1, एक और प्लस चार्ज है, इस पर चार्ज है Q2। इस दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने कंसीडर किया है R। इस दोनों के बीच फोर्स F मान लेते हैं कि F फोर्स लगा, और इसके बीच में जो मीडियम है वो वैक्यूम कंसीडर कर लेते हैं, हमने वैक्यूम मेंशन किया है, अर्थात निर्वात है। तो आप देखो इस स्थिति में इसके बीच जो बल लगेगा उस बल का वैल्यू क्या होगी, तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, कूलॉम के नियम के अनुसार। अब यहाँ देखो K का वैल्यू आप ऐसे रख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है, इसको हमने यहाँ जस का तस रख दिया। मतलब इस बल को इस रूप में लिखा। फिर हमने क्या किया कि जहाँ वैक्यूम था उस वैक्यूम को हमने बदलकर कुछ और मीडियम कर दिया। जैसे कि हमने यहाँ कोई दूसरा मीडियम ले लिया, हम वाटर भी ले सकते थे, ग्लास भी ले सकते हैं, कोई ना कोई मीडियम है, मतलब वैक्यूम यहाँ नहीं है, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। इसके बीच में, इसके बीच भी फोर्स लगा, चार्ज Q1 Q2 उतना ही रहा, डिस्टेंस भी हमने उतना ही रखा, इस दोनों के बीच की दूरी भी उतना ही हमने रखा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। पर अंतर क्या है कि यहाँ इसको रखा गया था वैक्यूम में और इसको रखा गया एक मीडियम में। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ बल नहीं लगेगा, यहाँ बल लगेगा, यहाँ फोर्स लगेगा और यहाँ रिपल्सन ही होगा। देखिए यहाँ भी F लगा, यहाँ भी F लगा। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ F है तो यहाँ भी F होगा, नहीं, ये फोर्स जो इससे थोड़ा सा अलग होगा, इसको हम नाम देते हैं FM। FM बोले तो मीडियम में लगने वाला फोर्स, इसका नाम देते हैं FV, अर्थात वैक्यूम में लगने वाला फोर्स, इसको हम FV से लिख सकते हैं, फोर्स एक्सर्टेड इन अ वैक्यूम। अब यहाँ देखिए मीडियम में फोर्स कितना लग रहा है, तो इसको लिख सकते हैं FM इक्वल टू कूलम्ब्स लगा, आप यहाँ यूज करो कूलम्ब्स लगा, आप यहाँ यूज करो, देखो आप क्या मिलेगा, आपको मिलेगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस K की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं लिखेंगे, नॉट तभी लिखते हैं जब इस दोनों के बीच में वैक्यूम होता है या फिर एयर होता है। यहाँ मीडियम है इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, M लिखेंगे, एप्सिलॉन M, अर्थात किसी मीडियम का परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिख देंगे Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और ध्यान से देखो ये आपका हो गया FM। इस दोनों फोर्स को आप ध्यान से देखो तो क्या आपको दिख रहा है कि सब जगह तो सेम टर्म यूज हुआ है, बस यहाँ एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ एप्सिलॉन M है। अब इस दोनों में हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं कि मीडियम के चेंज होने से इसके बल पर क्या प्रभाव पड़ा है। ताकि देखो तुलना करने के लिए हम लोग परसेंटेज या फिर रेशियो का यूज करते हैं, अनुपात का यूज करते हैं। इसका सबसे पहले हम लोग रेशियो लेते हैं। रेशियो लेने का मतलब क्या है कि FV बाई FM करते हैं, FV बाई FM। अब देखो FV ये है आपका, तो FV यहाँ आप रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अगर आप FM रखोगे तो FM क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन M इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहाँ देखो आप क्या कैंसिल हो रहा है, इसका कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 1/4 पाई कैंसिल, क्या बचा, ऊपर बच गया 1/एप्सिलॉन नॉट, नीचे 1/एप्सिलॉन M। इसको सोल्व करेंगे, एप्सिलॉन M बाई एप्सिलॉन नॉट। तो FV बाई FM इक्वल टू एप्सिलॉन M बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी के रेशियो को हम एप्सिलॉन R बोलते हैं और इसी को हम लोग कैपिटल K बोलते हैं। मतलब बोले कैपिटल K का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन M बाई एप्सिलॉन नॉट या FV बाई FM। ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं।
तो ये टाइप का फॉर्मूला आया। ये फॉर्मूला हमको क्या सिखाता है? देखिए हमको क्या सिखाता है, हमको ये सिखाता है कि माध्यम में परावैद्युतांक और निर्वात में परावैद्युतांक का अनुपात एक नियत होता है और उसी नियत को हम लोग परावैद्युतांक, अपेक्षित परावैद्युतांक कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। अर्थात रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट होगा या FB बाई FM होगा। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि निर्वात में परावैद्युतांक और माध्यम में परावैद्युतांक और निर्वात में परावैद्युतांक का अनुपात ही अपेक्षित परावैद्युतांक कहलाता है। अपेक्षित परावैद्युतांक दोनों माध्यमों में लगने वाले बल का तुलना करता है, कंपेयर करता है। अर्थात रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन वैक्यूम। इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन और K। इस K की वैल्यू हर एक माध्यम के लिए अलग अलग होती है, हर एक माध्यम के लिए अलग अलग होती है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ आप यहां समझो। इसका अर्थ है कि अगर हम माध्यम दो आवेशों के बीच में हम एयर लें तो एप्सिलॉन r या कैपिटल K की वैल्यू हम 1 कंसीडर करते हैं, 1 मानते हैं। अगर दो आवेशों के बीच, दो चार्जों के बीच मीडियम के रूप में हम वाटर ले लें तो उसके लिए एप्सिलॉन W या KW लिखते हैं। इसको हम A लिख सकते हैं, इसको भी A लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू 80 या फिर 81 होती है। जब हम उसी दोनों चार्जों के बीच का मीडियम और हम मेटल में रख दें, कोई मेटल ले लेते हैं तो एप्सिलॉन मेटल या K मेटल धातु की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो आप देख रहे हैं कि मीडियम को चेंज करने से इस कैपिटल K या एप्सिलॉन R या एप्सिलॉन की वैल्यू बदल रही है। इसलिए हम बोल सकते हैं क्या कि फोर्स जो है वो अपेक्षित परावैद्युतांक या माध्यम पर निर्भर करता है, डिपेंड्स करता है। तो इस बात से हम लोग ये सीखे कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और थोड़ा सा और ध्यान दे इस पर, और ध्यान दे तो क्या मिलेगा। देखिए जैसे कि हम लोगों के पास फॉर्मूला आया कैपिटल K इक्वल टू FV बाई FM। फिर एक और फॉर्मूला आया एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा एक फॉर्मूला है। इस K की वैल्यू हम लोगों को दी हुई रहेगी। अब पूछेगा कि माध्यम में बल कितना लग रहा है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग क्लियर करेंगे इसको। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। इसको पहले एयर में रखा गया, एयर में मान लीजिए एयर में रखा गया। जब एयर में रखा गया उस स्थिति में इसके बीच की डिस्टेंस r थी, मानिए r थी, और इसके दोनों के बीच जो बल लग रहा था वो बल लग रहा है F बल लग रहा है। ठीक है, तो इसको आप F भी लिख सकते हो, वैक्यूम बोलो या एयर बोलो, दोनों के लिए तो फोर्स यहाँ से भी होगा, चेंज नहीं करेगा। इस केस में आप देखो F भी तो कुछ ना कुछ होगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर जो होना था। लेकिन किया क्या गया, इस दोनों चार्ज को उतना ही डिस्टेंस पर रखते हुए इसके मीडियम को चेंज कर दिया गया। यहाँ मीडियम जो था ये चेंज कर दिया गया, यहाँ कोई दूसरा माध्यम ले लिया गया और इस मीडियम का वैल्यू K था। अब देखिए अगर यहाँ आप लिखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आप यहाँ लिख सकते हो। तो यहाँ अगर आप लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, आप देखो कि यहाँ हो जाएगा FM इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मीडियम चेंज हम बताना क्या चाहते हैं। देखिए
माध्यम के लिए एफ नॉट नॉट है और इस मीडियम चेंज की इसके लिए एफ नॉट एम है। जाहिर सी बात है एफ नॉट नॉट और एफ नॉट एम की वैल्यू तो अलग अलग होगी ही, बिल्कुल। जब ये वैल्यू अलग अलग होगी तो फोर्स भी क्या होगी, अलग अलग होगी। इसको कंपेयर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इतना करना आपको पड़ेगा, नहीं तो एक और तरीका है इसका। क्या करो आप कि एफ एम को इधर लेके चल जाओ, तो एफ एम इक्वल टू एफ वी बाई के, अर्थात जितना पहले वैक्यूम में फोर्स लग रहा था उसका 1/k टाइम्स उस मीडियम में फोर्स लगेगा। मतलब इसको हम अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं एफ एम इक्वल टू 1/k इंटू एफ वी। मतलब कहने का कि जितना वैक्यूम में पहले फोर्स लग रहा था उसमें 1/k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना फोर्स आपको मीडियम में लगते हुए मिलेगा। इसका एप्लीकेशन है। इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चंस देखिए इससे रिलेटेड, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में इससे पूछे जाएंगे और कैसे हम लोगों को इसको सोल्व करना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चंस ये है कि किन्हीं दो चार्ज को पहले वैक्यूम में रखा गया, फिर उसी चार्ज को वाटर में रखा गया। तो बताइए वाटर में कितना फोर्स लगा। क्वेश्चन ये है, जैसे दो चार्ज क्वेश्चंस के रूप में है कि दो चार्ज है, इसकी वैल्यू Q1 है, इसकी वैल्यू Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, बिल्कुल। तो इसके बीच कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। अगर ये एयर में रखा गया है कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, इसको हम FA मान लेते हैं, बिल्कुल सही। फिर कह रहा है कि इसी चार्ज को हम क्या किए कि वाटर में रख दिए। जैसे कि देखिए ये वाटर है, इसी चार्ज को हम लोग वाटर में रख दिए, यहाँ भी फोर्स कुछ ना कुछ लग रहा होगा, इसको FW लिखते हैं। अब देखो वाटर के लिए कैपिटल K का वैल्यू 80 होता है। आपको हम बताए थे कैपिटल K बराबर FV बाई FM। यहाँ FV की जगह पर FA होगा, FM की जगह पर FW होगा। तो K के जगह पर 80 इज इक्वल टू FA बाई FW। हमको FW की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो कि FW बराबर क्या हो जाएगा, FA बाई 80, यानी कि 1/80 गुना FA। आप यहाँ देखो ध्यान से कि मीडियम चेंज करने से फोर्स भी चेंज हो गया, यानी कि पानी में जो बल लगेगा हवा के अपेक्षा 1/80 गुना लगेगा। पानी में जो बल लगेगा हवा के अपेक्षा 1/80 गुना लगेगा। इसमें ये क्लियर हो रहा है। और देखिए पहला टाइप का ये, दूसरा टाइप का क्वेश्चंस क्या आते हैं इसमें, इसको भी ध्यान दो। दूसरा टाइप में कूलॉम्स लॉ क्या कहता है। कूलॉम्स लॉ में हम लोग फॉर्मूला सीखे थे कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ऐसा हमने सीखा था। अब ध्यान से देखो वो क्या पाओगे, ये चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। चार्ज बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा। क्वेश्चन हमको एराइज होते हैं इस केस से। कहेगा कि अगर फोर्स को जैसे मान लो कि यहाँ F1 लिखेंगे, यहाँ 1/r1² लिखना पड़ेगा, यहाँ F2 लिखेंगे, यहाँ 1/r2² लिखना पड़ेगा। और दोनों फोर्स का रेशियो लेते हैं, दोनों फोर्स का रेशियो बोले तो F1/F2 इक्वल टू हो जाएगा R2/R1 का होल स्क्वायर। मतलब ये कि एक फॉर्मूला आपको यहाँ से मिलेगा। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो R1/R2 इक्वल टू रूट अंडर F2/F1, एक फॉर्मूला ये मिलेगा। अब तो इसका यूजेज क्या है, इसका उपयोग हम कैसे करते हैं क्वेश्चंस के रूप में। कहेगा क्वेश्चंस कहेगा कि दो चार्ज को इस प्रकार रखा गया, उनके बीच की दूरी का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। जैसे कि मान लीजिए एक चार्ज ये हो गया, एक चार्ज ये हो गया, ठीक। इसकी बीच की दूरी कह रहा है 2 है, 2:3 में है। R1:R2 जो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, तो फोर्स का रेशियो होता है F1:F2 इक्वल टू व्हाट।
इसका चार्ज आप कुछ मान लो क्यू क्यू है। फिर कह रहा है क्या, इसकी डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस फिर हो गया 3 यूनिट। यहाँ भी चार्ज क्यू था और यहाँ भी चार्ज क्यू। अब बताइए कि यहाँ फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा कि यहाँ लग रहा होगा? जाहिर सी बात है, सोचो और ध्यान से देखो आप यहाँ कि ये चार्ज क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, तो चार्ज तो दोनों स्थिति में सेम है। बस ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 3 है। तो डिस्टेंस जिसका कम होगा उसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा, जिसमें डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें फोर्स कम लगेगा। एक्चुअली इसमें फोर्स कम लग रहा होगा, इसमें फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा। ये तो क्लियर हो गया। डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स घटता है, डिस्टेंस घटने से फोर्स बढ़ता है। लेकिन फिर क्वेश्चन उठता है कि फोर्स कम या ज़्यादा लग रहा होगा, ये तो हम यहाँ पता कर लिए, लेकिन कितना ज़्यादा और कितना कम लग रहा होगा, इसको हम लोग यहाँ देखिए कैसे सीखेंगे। तो आप इसको आप R1 मान लो और इसको आप R2 मान लो। अगर आप इसको R1 मानते हो तो इसके हिसाब से F1 क्या होगा, 1/R1 का स्क्वायर। जो फॉर्मूला आप लिखे तो F1 प्रोपोर्शनल टू 1/2 स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते, इक्वल का साइन भी दे सकते हो, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इक्वल का साइन दे दो, कोई दिक्कत नहीं। 1/4 यहाँ रख सकते हो। फिर उसी तरह इसको बनाओ तो F2 प्रोपोर्शनल टू 1/R2 स्क्वायर था, इसको आप इक्वल का साइन 1/R2 स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/9। अब आप इसका रेशियो लो, F1/F2 पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो आप देखो F1/F2 अगर आप निकालोगे तो F1 की वैल्यू हम लोगों का है 1/4, तो F1 की वैल्यू है 1/4 डिवाइडेड बाय F2 की वैल्यू है 1/9, या लिखेंगे 1/9। ऐसे सोल्व करेंगे आएगा 9/4 आंसर। नहीं तो एक और तरीका था, फॉर्मूला आपको हमने बताया था। देखिए F1/F2 निकालना है तो R2/R1 कीजिए। देखिए यहीं से इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को अगर आपको आता है तो इसको डायरेक्ट यहाँ यूज कर सकते थे। कैसे, देखिए F1/F2 निकालना है, यहाँ R2/R1 लिखना पड़ेगा, फिर उसके स्क्वायर करना पड़ेगा। तो R2 की वैल्यू कितनी है 3, देखिए 3। R1 की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर, और देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9/4। अर्थात F1 और F2 का जो अनुपात है वो 9:4 आया, 9:4 आया। अर्थात इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार यहाँ पूछ सकता है, फोर्स का रेशियो दिया रहेगा, डिस्टेंस का रेशियो पूछ सकता है, तो आप इसका यूज करेंगे। कैसे, देखिए कहेगा कि F1:F2 का वैल्यू 16:81 है, तो R1:R2 की वैल्यू क्या होगी? वेरी सिंपल, आप देखो यहाँ तो R1/R2 का फॉर्मूला आप देखो क्या है, रूट अंडर रूट F2/F1। तो अंडर रूट F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू 81 है, F1 की वैल्यू कितनी है 16 है, 81 में से 16 बोले तो 9/4 आया। R1:R2 का वैल्यू आया 9:4। तो इस तरह से इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कूलॉम्स लॉ सीखे, कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स सीखे, उससे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे बनते हैं वो सीखे। अब हम सीखेंगे कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में सदिश के रूप में कैसे लिखते हैं। कूलॉम के नियम का सदिश रूप, कूलॉम के नियम का सदिश रूप, आप लोग इसको हेडिंग दीजिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम का सदिश रूप। आप सदिश के फॉर्म में इसको लिखना है, अर्थात थोड़ा सा यहाँ वेक्टर का यूज है, और वेक्टर के बारे में हम लोग सीखे हैं, तो उसी का हम लोग यूज करके इसको इस फॉर्म को लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमने माना कि एक यहाँ चार्ज है, इस चार्ज की वैल्यू है Q1, एक और यहाँ चार्ज है, इसकी वैल्यू है Q2। इस दोनों चार्ज को आप प्लस कंसीडर करो, समझने में आसानी होगी। और इस के बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है हमने माना R।
और दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्रियात्मक रेखा। इस तरह से हम लोग बोलते हैं। एक और बात हम लोग सीखे थे कि ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा कितना, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F21, 2 पर फोर्स लग रहा है 1 के द्वारा। फिर ये 2 भी 1 पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो लिखेंगे इसको F12। दोनों का पर फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, पर इसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। तो हम लोग कैसे लिखें, देखिए सबसे पहली बात कि ये पॉइंट और ये पॉइंट किसी न किसी प्लेन में है, ऑब्वियसली प्लेन में है। तो हमने क्या किया, एक यहाँ एक्स एक्सिस और यहाँ एक वाई एक्सिस कंसीडर कर लिया। यहाँ से ओरिजिन इसको हम मानते हैं 0,0, आप वो मान सकते हो। यहाँ से इस पॉइंट की पोजीशन को हमने r1 वेक्टर दिया और इसके पोजीशन को हमने r2 वेक्टर दिया, वेक्टर r2। दो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ r1, पोजीशन वेक्टर ऑफ r2। अगर ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब बताओ इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 इक्वल टू r21 वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं r21 वेक्टर। अब देखिए अब इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, तो 1 से 2 की ओर है, 1 से 2 की ओर, along 2। पहले आप इसको ऐसे लिखो कि इस r21 का मैग्नीट्यूड r है, इसके बीच की दूरी कितनी है r, इस वेक्टर के रूप में कितना है, यहाँ लिखेंगे वेक्टर r21 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू r। आराम से इसे हम लिख सकते हैं। तो कूलॉम्स लॉ के अनुसार इसके बीच जो फोर्स लग रहा है F, ये इस पर फोर्स लगा कितना F21, इसको हम लिखते हैं कितना, तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको हम वेक्टर के सामने वेक्टर लिख दिए। फिर किधर है, लिखेंगे along 1 2, along AB। इसको आप नाम देना चाहते हो A, इसका नाम देते हो B, लिख दो along AB। AB के along फोर्स लग रहा है, मतलब 1 से 2 की ओर फोर्स लग रहा है। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा और इसको सोचो, ये K को लिख सकते हो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये Q1 Q2 आप ऐसे ही रखो। इस R की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर R21 का मॉड। तो मॉड ऑफ वेक्टर R21 का मॉड हो गया, याद है जगह पर इसका स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर। यहाँ along AB, तो along AB इसका मतलब हो गया कि यूनिट वेक्टर को यहाँ शो करो। तो यूनिट वेक्टर क्या, तो यूनिट वेक्टर ऑफ R21 वेक्टर, ऐसे AB के along कौन सा, यूनिट वेक्टर। ठीक, ये सब हम लोग सीखे थे वेक्टर में, आपको ध्यान रखना होगा। फिर आप देखिए इसको कैसे लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसके साथ देखो Q1 Q2 बाई R21 वेक्टर का होल स्क्वायर इनटू। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको हम सिखाए थे, यूनिट वेक्टर ऑफ A इक्वल टू वेक्टर ऑफ A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ A, ऐसे लिखते थे। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो सबसे पहले उस वेक्टर को लिखते हैं और उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, परिमाण से डिवाइड कर देते हैं। तो इस R21 वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, देखो सोचो और बताओ क्या लिखोगे आप। R21 वेक्टर को क्या लिखोगे, तो R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर का मॉड। क्लियर है, ओके। अब यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखो R21 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर है, यहाँ 1 है, तो ये 2 और 1 3, तो डिवाइडेड बाय वेक्टर R21 के पावर मॉड के पावर 3। ऊपर जो है लिखेंगे यहाँ Q1 Q2 इनटू वेक्टर R21 इज इक्वल टू फोर्स ऑफ वेक्टर F21। दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ ए कूलॉम्स लॉ। इसको और अगर आप कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, देखो कैसे।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब हम इसे इरेज करेंगे, इसको यहां लिखते हैं। देखिए इसे हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाते हैं, इसको वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 लिखेंगे ऐसे ही, Q1 Q2 कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए R21 वेक्टर को हमने आपको बताया था कि वेक्टर R21 को हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है। तो जहां यहाँ R21 वेक्टर है उसके जगह पर वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 लिखकर मॉड देकर पावर 3 दे सकते हैं। फिर यहाँ देखिए वेक्टर R21 है, फिर वेक्टर R21 का हम लिख ही सकते हैं, लिखेंगे वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 कम। अब ये हुआ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स। या तो यहीं तक छोड़ दो, नहीं तो यहाँ तक लिखो, दोनों सही है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स। ये कूलॉम के नियम का सदिश रूप है। ये आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। हम लोग सीखे ये 2 मार्क्स में बोर्ड के क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे फर्स्ट देखिए, पहला पॉइंट क्या होगा इसका कि कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली रेस्ट चार्ज पार्टिकल्स। ये सिर्फ रेस्ट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है, रेस्ट चार्ज के लिए ही यह सत्य है। विरामा अवस्था में आवेश रहेगा वहीं पर ये फोर्स लगेगा, या कूलॉम का नियम वहां लगेगा, हर जगह कूलॉम का नियम नहीं लगेगा। दूसरा तीसरा है कि कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के लिए कूलॉम का नियम सत्य है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, कूलॉम का नियम एप्लीकेबल होता है यदि 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस दूरी 10 के पावर -13 मीटर से ज्यादा हो। अगर 10 के पावर -13 मीटर से कम डिस्टेंस है तो वहां कूलॉम्स लॉ फेल किया जाता है। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि जब 2 चार्ज के बीच फोर्स लग रहा होगा तो तीसरा चार्ज उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। मतलब कहना है क्या कि अगर मान लीजिए कि 2 चार्ज है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, और आप एक चार्ज हो तो आप ना इसको डिस्टर्ब करोगे और ना ही इसको डिस्टर्ब करोगे। मतलब कहने का कि एक एक करके फोर्स हम लोग निकालेंगे। जैसे कि आप भी चार्ज हो, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, तो ये दोनों तो फोर्स लगा रहा है। आप भी चाहते हो कि नहीं हम भी इस पर फोर्स लगाएंगे और इस पर भी लगाएंगे, तो बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है, इसका कहना ये होता है कि एक एक करके फोर्स लगाएंगे, एक बार सारे फोर्स नहीं लगाएंगे। जब ये फोर्स लगा रहा होगा तो आप फोर्स नहीं लगाओगे, जब आप फोर्स लगा रहे होगे तो ये फोर्स नहीं लगाएगा। तो कहने का मतलब क्या कि फोर्स तो सब लगाएंगे लेकिन एक साथ नहीं, एक एक करके फोर्स निकालेंगे, फिर सबको जोड़ देंगे और तो वहां का फोर्स निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 3 चार्ज है, 1 2 1 आप हो गए 3 चार्ज हो गया, तो ये इस पर फोर्स लगा रहा है, आप भी इस पर फोर्स लगा रहे हो, तो दोनों मिलकर इस पर फोर्स लगा रहे हो। फिर आप पूछ रहे हो कि हम लोगों ने दोनों मिलकर इस पर कितना फोर्स लगाया, तब एक साथ फोर्स लगाया तो कैसे निकालेंगे। तो नियम कहता है कि इसके कारण फोर्स पहले निकाल लो, फिर आपके कारण फोर्स निकाल लो, फिर दोनों को वेक्टर के रूप में जोड़ो, अलजेब्रा के रूप में नहीं, वेक्टर के रूप में जोड़ो, वेक्टर सम करो, सदिश का योग करो, और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसी प्रोसेस को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी कि बहुत सारे चार्ज के कारण, आवेश के कारण किसी पार्टिकुलर, किसी निश्चित बिंदु पर उपस्थित आवेश पर बलों का मान ज्ञात करना, बलों का मान ज्ञात करना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कहता है। कैसे? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि एक एक चार्ज के कारण फोर्स आप निकालिए, फिर उसको ऐड कर दीजिए, यही करना होता है। जैसे कि इस प्रॉपर्टीज को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से सीखते हैं। पहला
पॉइंट्स कूलम्ब्स लॉ में क्या सीखे थे कि कूलम्ब्स लॉ सिर्फ और सिर्फ विराम आवेश के लिए, रेस्ट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। दूसरा सीखे थे कि कूलम्ब्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही सत्य होता है। तीसरा सीखे कि कूलम्ब का नियम तभी सत्य होगा जब दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस 10 के पावर -13 मीटर से ज्यादा होगी। और चौथा जो पॉइंट है वो है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कंसेप्ट। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है इसको जरा सा देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हिंदी बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, तो इसको समझना कि बहुत ही आसान है। कैसे कि मान लो कि एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इतना ही काफी है समझने के लिए इसको। ये पहला चार्ज है, दूसरा चार्ज है, तीसरा चार्ज है, चौथा चार्ज है। इसकी वैल्यू है, यहाँ चार्ज की वैल्यू Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। आप चाहो तो लिख सकते हो। अब देखो इसके बीच की डिस्टेंस, दूरी आपको R1 मानो, यहां से इसकी दूरी R2 मानो, इसकी दूरी, इसकी बीच की दूरी R3 मानो। हम चाहते हैं कि इस 1 पर इस तीनों ने मिलकर कितना फोर्स लगाया है। और संयोग से सभी चार्ज पॉजिटिव है, ऐसा आप मान लो। बताओ तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F1 2, 1 पर दूसरा फोर्स लगाएगा F1, ये इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इसका नाम होगा F1 3, ये इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में F1 4। अब कुछ नहीं करना है, इन सारे फोर्सेस को जोड़ दो, F1 2 प्लस F1 3 प्लस F1 4 प्लस वेक्टर ग्रुप में। दिस इज कॉल्ड नेट फोर्स, नेट फोर्स एट पॉइंट 1। तो 1 पर टोटल फोर्स तीनों कारण इतना आया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हम वेक्टर पढ़े हैं ना, उसका यूज करके इसको सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिस phenomenon is called principle of superposition। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। अध्यारोपण का सिद्धांत कुछ है नहीं, बस एक ही प्रोसेस बताता है कि जितने भी चार्ज है ना, आप एक एक चार्ज का फोर्स निकाल दो और सबको वेक्टर ग्रुप में जोड़ दो, यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, इस पर हम एग्जांपल करते हैं, तो हम अच्छे से करेंगे एग्जांपल। देखिए देखिए बहुत सिंपल है। जैसे कि आप समझो कि एक लाइन है, इस लाइन पर एक यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है 4 कूलम, यहाँ चार्ज है 8 कूलम और यहाँ चार्ज है 2 कूलम। यहाँ से इसकी दूरी 4 मीटर है और यहाँ से इसकी दूरी 3 मीटर है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। 4 मीटर है और इसकी दूरी 3 मीटर है। क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए कि इस पॉइंट को नहीं कर देते हैं, पॉइंट ए है, बी है, सी है। बताइए सी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, सी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो सी पर नेट फोर्स मतलब क्या, कुल बल सी पर कितना लग रहा है। जब सी पर ही निकालना है अर्थात 2 कूलम पर निकालना है, तो 2 कूलम पर पहले सोचो आप कौन बल लगा रहा होगा। तो ये 4 कूलम भी लगा रहा होगा और 8 कूलम भी लगा रहा होगा, बात तो सही है। यानी कि 2 चार्ज मिलकर इस पर बल लगा रहा है। तो नियम क्या कहता है कि एक एक करके आप फोर्स निकाल लो, उसके बाद जोड़ दो। देखिए जिस फोर्स की वैल्यू निकालने से पहले आप ये सोचो कि जो चार्ज लिखा गया है इसका नेचर क्या है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। इससे क्या फायदा होगा, डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा। देखिए ये भी हमने यहाँ क्या किया है ना कि जितने भी चार्ज हैं उस सभी चार्ज को हमने प्लस माना है। तो ये 4 कूलम का चार्ज ये 2 कूलम पर फोर्स लगाएगा, कौन सी डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में लगाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। आपको बताया कि प्लस प्लस दूर भागता है, तो इधर ये चार्ज फोर्स लगाएगा कितना
तो इसको लिख सकते हैं FCA, अर्थात सी पर लग रहा है इनका, इसे लिख दिए हैं FCA। बिल्कुल सही। अब इस FCA का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। चलिए, तो FCA की वैल्यू कितनी है? तो ये Q1 होगा और ये Q2 होगा। अब इसको आपको इग्नोर करना है कि चार्ज है भी। अभी हम क्या कर रहे हैं ना कि इसके कारण इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको आपको देखना ही नहीं है, ध्यान नहीं देना है इसको। सबसे पहले इन दोनों के बीच आप फोर्स निकालो, तो कितना होगा? तो FCA K Q1 Q2 by R स्क्वायर, कूलॉम के नियम से पढ़े थे। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ तो K के वैल्यू K रहने दो, Q1 4, Q2 2, R 4 का स्क्वायर। अब देखो ये तो फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड आया ना, कौन सी दिशा में लग रहा है? दिशा बोले अर्थात वेक्टर के रूप में इसे लिखना पड़ेगा, कौन सी दिशा में लग रहा है। देखिए ये होता है आपका धनात्मक एक्स एक्सिस, ये होता है आपका ऋणात्मक एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये लग रहा है, लिखेंगे यहाँ आई कैप। वेक्टर में पढ़े थे आई कैप, हाँ उसका यूज करेंगे। तो अब यहाँ देखिए इसको सोल्व करते हैं, 4 दूना 8 के, यहाँ 4 16 हो जाएगा K/2 आई कैप। क्लियर? तो देखिए यहाँ FC निकल गया, K/2 आई कैप। बिल्कुल, अर्थात A ने C पर K/2 फोर्स लगाया, उसी प्रकार B ने C पर कितना फोर्स लगाया, तो निकाल लेते हैं ना। देखिए पहले बताइए A भी पॉजिटिव, A भी पॉजिटिव, तो B भी C को अपने से दूर भगाएगा कि जाओ, क्योंकि दोनों तो सेम नेचर का है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा FCB। अब FCB में इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो कूलॉम का नियम है ना, K Q1 Q2 by R स्क्वायर। K तो K है, Q1 की वैल्यू 8 कूलॉम, Q2 की वैल्यू 2 कूलॉम, और इसके बीच की डिस्टेंस ये तो सोचना पड़ेगा। देखो ये दूरी 4 मीटर, ये दूरी 3 मीटर, तो ये दूरी कितनी मीटर? 1 मीटर। अबे भाई टोटल 4 मीटर, ये 3 मीटर, तो ये ओके। तो यहाँ देखते हैं 1 का स्क्वायर। अब देखिए 8 गुना 16 के, अच्छा डायरेक्शन तो लिखा ही नहीं, डायरेक्शन बताओ किधर होगा? B2C। तो B2C होगा इन द सेंस की पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा, मतलब यहाँ आई कैप लिखना पड़ेगा, यहाँ भी आई कैप, यहाँ भी जैसे आई कैप दिया वेक्टर का साइन। देखिए तो आपने दोनों चार्ज के कारण फोर्स भी निकाला। अब हम क्या बताए थे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स निकालने के लिए आप एक एक करके फोर्स निकालो और सबको जोड़ दो। अब हम जोड़ते हैं, अब हम इसे जोड़ते हैं कि इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। C पर नेट फोर्स वेक्टर के फॉर्म में तो लिखेंगे वेक्टर CA वेक्टर CB। तो CA वेक्टर की वैल्यू कितनी आई? देखो CA वेक्टर K/2 आई कैप, CB 16K आई कैप। अब देखो दोनों आई है, जुटेगा 16 और 16 K/2 16.5, 16.5 बोले तो 33/2 के आई कैप आंसर न्यूटन में होगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। K का वैल्यू आप पुट कर सकते हो 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। एक और प्रॉब्लम इसमें देखते हैं, देखिए इसी टाइप का है, सेम चीज। एक और देखिए छोटा सा, देखिए एक लाइन, एक यहाँ चार्ज है 8 कूलम का, एक यहाँ भी चार्ज है 8 कूलम का, और इसके बीच की दूरी है 4 मीटर। यहाँ पॉइंट A है और यहाँ पॉइंट B है, इसके बीच में एक पॉइंट C है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट बोले तो मध्य बिंदु। जैसे मध्य बिंदु बोला हमने, यहाँ कोई चार्ज है 2 कूलम का। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ FC का वैल्यू कितनी है, अगर सोचो और बताओ यहाँ कितनी है। देखो आप कैसे बनाएंगे इसको। ये पूरा A और B के बीच की दूरी कितनी है? 4 मीटर। C जो है मिड पॉइंट है, अर्थात यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी? 2 मीटर। यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी?
2 मीटर। ये 8 कूलम है, ये 2 कूलम, ये 8 कूलम 2 कूलम। और तो चार्ज भी सेम है, दूरी भी सेम है, तो फोर्स भी सेम ही लगेगा। चार्ज भी सेम है, दूरी भी सेम है, तो फोर्स भी सेम ही लगेगा। अब देखो सब प्लस में है, ध्यान से देखो तो। अब बताओ ये ए ने सी पर कितना फोर्स लगाया होगा, तो ए ने सी पर इधर फोर्स लगाया होगा एफ सी ए। तो आप सोच के देखते हैं एफ सी ए का वैल्यू कितना आया होगा, तो एफ सी वैल्यू आया होगा के इंटू 8 इंटू 2/2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा ये 2 से 2 कट जाएगा, 4k आएगा। अच्छा तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, एफ सी ए की डायरेक्शन आई कैपिटल, चलिए 4k का। अब ये बी ने इस पर किधर फोर्स लगाया होगा, तो सी से ए की इस डायरेक्शन रिपल्सन होगा एफ सी बी। तो एफ सी बी की वैल्यू कितनी होगी, वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो k लिखेंगे q1 8 q2 2/2 का स्क्वायर, कितना आएगा 4k माइनस आएगा। अब इस दोनों को जोड़ो, इससे और इससे जोड़ो, क्या आएगा आंसर 0 वेक्टर। मतलब कहने का कि ए 2 चार्ज हो, दोनों चार्ज की वैल्यू सेम हो और उसके मिड पॉइंट पर कोई चार्ज रखा गया हो और उस पर नेट फोर्स पूछ रहा हो, तो वैल्यू 0 आएगा। हमेशा ऐसा होगा। यहाँ चार्ज उतना ही रखो, 10 कूलम 20 कूलम 30, उससे कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन यहाँ दोनों सेम होना चाहिए। ये दोनों सेम होना चाहिए और ये मिड पॉइंट होना चाहिए, मध्य बिंदु होना चाहिए, तो फोर्स 0 होगा। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके, ठीक है। तो आज हम यहीं तक सीखेंगे इस वीडियो में, फिर अगले वीडियो में आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और जो समझ में नहीं है उसे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन से अपना डाउट पूछिएगा, उसको सोल्व किया जाएगा। थैंक यू।